ठीक है, देखिए तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सेकेंडरी सेल, ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल, एंड लास्ट हमने पढ़ा था कि फ्यूल सेल क्या होते हैं और इनके सारा मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोड रिएक्शन, सारी डिटेल हमने जानी थी। और आज हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, विच इज कोरोजन। तो अब इसको समझते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, क्या क्या इसके अंदर हमारी रिएक्शंस होती हैं, तो सारी बातें अब हम इसके बारे में जान लेंगे शुरुआत से लेकर आखिर तक के। तो पहले यही जान लेते हैं कोरोजन। वैसे ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में ये पहली बार आ रहा है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं रिवाइज करा देता हूँ, और क्योंकि आगे हमें जो इसकी रिएक्शंस वगैरह देखें तो उसमें हमें आसानी होगी। द स्लो बट स्पॉन्टेनियस डिटेरोइजेशन, क्या कह रहे हैं, द स्लो बट स्पॉन्टेनियस डिटेरोइजेशन, मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि स्लो है, ठीक है, मतलब धीरे धीरे से ये होगा, लेकिन स्पॉन्टेनियस, लेकिन लगातार होते रहेगा। डिटेरोइजेशन का मतलब आपका मेटल का खराब होना, उसका ऊपर, उसकी ऊपरी लेयर जो है वो उसके ऊपर से हटते रहना। डिटेरोइजेशन ऑफ मेटल ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद सर्टेन एनवायरनमेंट। और क्यों होता है, क्योंकि जब वो हमारे मेटल एनवायरनमेंट में, मतलब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आते हैं, तो उसकी वजह से वो जो हमारे उसकी ऊपरी लेयर जो खराब होने लगती है, जिसको हम डिटेरोइजेशन भी कहते हैं, तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। ओके, अब हम आगे बात करते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कोरोजन के ऊपर चेंज लाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो अफेक्ट तो वो हो गया, यहाँ पे इफेक्ट आएगा, तो इसमें फर्क होता है भी ए और ई में। फैक्टर्स इफेक्टिंग कोरोजन, so the first one is resistivity, नहीं reactivity, sorry, reactivity of a metal। रिएक्टिविटी ऑफ अ मेटल, चलो जल्दी जल्दी पढ़ते हैं इसे। भाई हमारा मेटल जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा और उतना ही ज्यादा उसका कोरोजन होगा। सिंपल सी बात है भाई। आपका ये जो हमारे मेटल्स हैं, इनका क्या होता है, मेनली तो इनका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्यों होता है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है और हमारे मेटल भी हाईली रिएक्टिव है, तो वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कोरोड हो जाते हैं। क्योंकि फिर होता क्या है कि जो आपकी जो ऑक्सीजन होती है वो मेटल की ऊपरी लेयर के ऊपर आकर मेटल ऑक्साइड बना देती है, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद वो हमारी लेयर ऊपर हट जाती है मेटेलिक ऑक्साइड की, तो जिसकी वजह से हमारा मेटल जो है वो अगर ठीक है तो थिन होता जाएगा होता जाएगा। तो फिलहाल क्या है, इसमें कह रहे हैं अ मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मतलब ऐसा मेटल जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मोर रिएक्टिव या फिर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक ही बात है, ठीक है। मेटल हैविंग अ लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब एक ऐसा हमारा मेटल जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोअर है। समझाने वाली बात नहीं बता रहा हूँ। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लोअर का मतलब उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा, नहीं तो उसका ऑक्सीडेशन होने की हम कह सकते हैं कि चांसेस ज्यादा, उसका ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा। क्योंकि जब रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा मतलब वो बहुत इजीली हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये बात कह रहे हैं कि द मोर रिएक्टिव या फिर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लो है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम बनाते थे ना, या फिर उसको हम रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते थे, आते थे नहीं आते थे, वो पूरी रिएक्टिविटी सीरीज होती थी। तो उसके अंदर जो हमारा मेटल है वो ऊपर आ रहा है, क्योंकि ऊपर वो आते थे जो कि मोर रिएक्टिव होते थे।
नीचे वो आते थे जो लेस रिएक्टिव होते थे, तो हमारी उस सीरीज के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर आ रहा है। तो इज ऑलवेज मोर सस्केप्टेबल टू कोरोजन, तो उसके कोरोड होने के, उसका कोरोजन होने के चांसेस हमेशा सबसे ज्यादा होते हैं, बजाय उसके मुकाबले जो कि आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, उसके इतने ज्यादा चांसेस नहीं होंगे कोरोड होने के, लेकिन ऊपर वालों के होंगे। समझ में आ गया पहला पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ओके, now come to the second point, presence of impurities in metal. Presence of impurities in metal। देखें, अगर आपके मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगी, तो ध्यान से सुनिएगा, तो इम्प्योरिटी की वजह से उसका ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, समझने वाली बात है। कैसे भाई, देखो क्या करें, प्योर मेटल यूजुअली डू नॉट कोरोड मच। अगर आपका मेटल पूरी तरीके से प्योर है तो वो उसका इतना ज्यादा वो उसका कोरोजन नहीं होगा। लेकिन अगर उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी है, मतलब मान लीजिए कि हमारा एक कोई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाला मेटल जो कि हमारी सीरीज में ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो उसके अंदर एज अ इम्प्योरिटी कोई एक ऐसा मेटल मिला हुआ है जो कि नीचे आता है थोड़ा सा, तो उसकी वजह से होता क्या है, देखो आगे क्या कह रहे हैं, However, a presence of lesser electropositive metal as an impurity, तो उसकी वजह से होता क्या है, leads to setting up a local galvanic cell। तो इस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, एक लोकल गैल्वेनिक सेल हमारा सेटअप हो जाता है। और लोकल गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि एक का ऑक्सीडेशन, एक का रिडक्शन। तो भाई जो हमारा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जो मेटल हमारा लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। और जो हमारे सीरीज में ऊपर आता था जो कि हमारा मेन मेटल था, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मतलब हमारे मेटल के अंदर अगर कोई इम्प्योरिटी मिली हुई है और जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो वो क्या कर देगी, हमारे मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगी और खुद रिड्यूस हो जाएगी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, मेटल का हमारा ऑक्सीडेशन ही तो हो गया। मेटल का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, उसका कोरोजन हो गया। तो ये बात लिखी हुई है इसमें कि भाई प्योर मेटल यूजुअली डज नॉट कोरोड मच, लेकिन अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी हमारा लेसर मतलब कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल अगर ऐसा इम्प्योरिटी के फॉर्म में अगर मिला हुआ है, तो वो एक गैल्वेनिक सेल सेटअप कर लेता है, लीड्स टू सेटअप अ गैल्वेनिक सेल विच अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन ऑक्सीडेशन, जिससे हमारा अल्टीमेटली क्या होता है, जो हमारा मेन मेटल है, होस्ट मेटल जिसको हम कहते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। मेन देखो होस्ट का मतलब क्या, जैसे कभी आपकी ये मीटिंग है, इसका होस्ट मैं हूँ, दिखाता ना कि होस्ट ज्वाइन, होस्ट लेफ्ट या फिर होस्ट चेंज। मेन मेटल का मतलब होस्ट होता है, तो यहाँ पे होस्ट मेटल जो है उसका कोरोजन हो जाएगा और जो इम्प्योरिटी वाला है उसका हमारा रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर है? ओके ओके। थर्ड पॉइंट आता है, प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेज इन एयर। प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव गैसेज इन एयर। अगर आपकी हवा में बहुत ज्यादा रिएक्टिव गैसेज मौजूद हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, कोरोजन बढ़ जाता है। देखो reactive gases such as carbon dioxide, sulfur dioxide, NO, nitrogen monoxide, etc. prevent in air, dissolve in water to produce acid, means electrolyte, which accelerate the process of corrosion. देखो जब हमारी बहुत सारी गैसेस हवा के अंदर मिली भी होंगी, उनके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव वाली गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, तो अगर वो हमारी हवा के अंदर होती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हवा के अंदर क्या है, हमारा वाटर भी है, तो वो हमारी जो रिएक्टिव गैसेस हैं वो वाटर के साथ मिल जाती हैं। और अगर आप देखो यहाँ पे ये जितनी भी हमारी गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तो जितनी भी हमारी ये गैसेस हैं,
ये हमारी एसिड वाली गैसेस हैं, ठीक है। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट हो जाएंगी तो क्या बना लेंगी, एसिड बना लेंगी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक इलेक्ट्रोलाइट टाइप का बना लेंगी। तो जिसकी वजह से हमारा जो कोरोजन का जो हमारा रेट था, जो रिएक्शन थी, वो और फास्ट अप हो जाएगी, मतलब और तेज हो जाएगी, एक्सेलरेट हो जाएगी। ये बात लिखी हुई है ना कि भाई अगर हमारी रिएक्टिव गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस अगर हवा के अंदर होंगी, जो कि पानी के अंदर डिजोल्व होंगी, तो वो क्या करेंगी, पानी के साथ मिलके एसिड मीन्स इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगी, जो कि हमारे कोरोजन के प्रोसेस को एक्सेलरेट कर देगा, मीन्स और तेज कर देगा। ये थर्ड पॉइंट हो गया, क्लियर है? जल्दी से बताइए। ओके, चलो फोर्थ पे आते हैं। जल्दी सुनिए आप भी। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सच एज NaCl, KCl एक्सेट्रा इन वाटर इंक्रीज द रेट ऑफ द कोरोजन। ये भी वही बात है कि अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा, जैसे कि NaCl या फिर KCl अगर होगा वाटर के अंदर, तो वो भी हमारे कोरोजन का जो रेट है वो बढ़ा देगा। ये हमने 4 पॉइंट बताए जिनपे हमारा ये डिपेंड करता है, कौन, कोरोजन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट वाला आ गया। ये आ जाता है क्वेश्चन भाई कि हमारा कोरोजन किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स पर, बताइए। ये चारों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर 5 नंबर में या 4 नंबर में आ जाए तो फिर तो सबको आप एक्सप्लेन ही करना, जैसे इसमें होगा, ठीक है। अब हम कोरोजन को थोड़ा सा और करीब से जानते हैं। अब हम पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर टाइप का कोरोजन जो कि आयरन में होता है। आयरन के अंदर जब कोरोजन होता है तो उसको हमने एक अलग नाम दे दिया है। हम उसको क्या कहते हैं भाई, उसको हम रस्टिंग कहते हैं। तो हम रस्टिंग का पूरा मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं भाई आज। देख लेते हैं कि वीडियो लिंक में टाइम है कुछ, तो जैसे ही अब ये ओवर हो जाए तो आप केमिस्ट्री ग्रुप के लिंक ज्वाइन कर लेना, वो भी थोड़ा जल्दी। तो अब हम कोरोजन के अंदर क्या पढ़ेंगे, रस्टिंग पढ़ते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। देखिए, द फिनोमिना ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, क्या कह रहे हैं, एक ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर हमारे आयरन के सरफेस के ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, एक परत चढ़ जाती है, एक लेयर चढ़ जाती है, बाय द एडिशन ऑफ मॉइस्ट एयर, नहीं बाय द एडिशन है, बाय द एक्शन ऑफ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो मॉइस्ट एयर है, मीन्स हवा के अंदर जो नमी वाली जो हमारी हवा है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं भाई, रस्टिंग कहते हैं। और ये जो हमारी रेडिश ब्राउन कलर की जो कोटिंग इसके ऊपर आती है, यही रस्ट कहलाती है, जिसको हम हिंदी में जंग कहते हैं कि जंग लग गई। कपड़ों के ऊपर जंग का धब्बा लग जाता है तो हटता नहीं है, तो ये वही वाली जंग है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई जंग मीन्स आपकी जो रस्टिंग है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब आप कहोगे अरे अभी तो कराए पीछे कोरोजन वाले फैक्टर, इससे कोई स्पेशल कौन से होंगे, तो हाँ जी, इससे कोई स्पेशल नहीं है, वो ही है। लेकिन अगर आपके रस्टिंग वाला है तो ये वाले लिख कर आना, इतना डिटेल में वो वाले मत लिखना, क्योंकि इसके भाई पर्टिकुलरली पढ़ रहे हैं ना, तो पर्टिकुलरली इसकी बात करते हैं। ये सबसे पहला फैक्टर्स ऑन विच रस्टिंग डिपेंड, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है रस्टिंग हमारी। तो द फर्स्ट वन इज इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये हमारी हवा कैसी है, तो हवा के अंदर भाई हमारे भाई रस्टिंग जब तक नहीं होगी जब तक वो हवा के कांटेक्ट में नहीं आएगा भाई, ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो प्रेजेंस ऑफ एयर, अब हवा के अंदर क्या होगा, या तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी या फिर मेन ऑक्सीजन, ये तो दो चीजें होती हैं जो आपको देगी, नहीं उसका कोरोजन कराएगी। दूसरा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, हवा में नमी होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ओके। तीसरा
प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ लेसर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इन आयरन। आयरन के अंदर कोई एक ऐसा मेटल हो जो कि इम्प्योरिटी के फॉर्म में हो, जो कि आयरन से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मीन्स आयरन से हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता हो, जिसकी वजह से वो खुद रिड्यूस हो जाएगा और आयरन को ऑक्सीडाइज कर देगा। मैं कराने वाला हूँ अभी देखो इसकी रिएक्शन, समझते जाइए। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ लेसर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल एज इम्प्योरिटी। और किस पे डिपेंड करेगा भाई? प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। जो हमारा वाटर है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर भी इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा ये ओवर होगी। हाँ जी भाई, ठीक है। देखिए तो फोर्थ हमने क्या बताया कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर, तो भाई अगर हमारे वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिला हुआ है जो कि हमारी रिएक्शन का रेट को बढ़ा देगा, एक्सेलरेट कर देगा, तो इन 4 फैक्टर्स पे हमारी रस्टिंग डिपेंड करती है आयरन की। अब मैकेनिज्म क्या है रस्टिंग का, पूरा मैकेनिज्म समझते हैं ध्यान से, एक एक पॉइंट को आ जाता है ये। मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। तो देखिए होता क्या है इसमें, एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक हमारा आयरन का ब्लॉक है और हमेशा याद रखो कि रस्टिंग वहां से शुरुआत होती है जहां पहले से कोई ना कोई गड्ढा होता है, क्योंकि जहां गड्ढा होता है वहीं पानी भरता है, सुनी होगी कहावत। तो यहाँ पे देखो हल्का सा ये गड्ढा है, हमने क्या बताया कि भाई आयरन के अंदर खाली प्योर आयरन तो होगा नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी, तो जिसकी वजह से ये जो हमारा आयरन है Fe वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन होकर वो क्या बन जाएगा, Fe2+ बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और क्या ऑक्सीडेशन होगा, ये तो ऑक्सीडेशन होगा, तो वो Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे और वो Fe2+ बन गया। अब मान लीजिए कि भाई जब बारिश हुई तो यहाँ पे हमारे पानी की ड्रॉप आके इकट्ठी हो गई, ये बबल है हमारा। अब ये जो Fe2+ यहाँ पे हमारा बना है तो ये ऊपर जाके वाटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो Fe2+ आ गया हमारा ये इधर, ओके। अब देखो आगे क्या हो रहा है, तो भाई हमारी इधर साइड में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो इसको हम मानते हैं एनोड, और इधर साइड होगा हमारा देखो रिडक्शन, तो इधर वाली साइड को मैं मानूंगा कैथोड। चलो जरा इधर वाली साइड की बात कर लें, तो इधर क्या होना है, रिडक्शन होना है। होगा क्या भाई, हमारी हवा के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन, तो भाई ऑक्सीजन O2 वो हमारी यहाँ पर अटैक करेगी। अब जब वो हमारी यहाँ पर अटैक करेगी तो क्या होगा उसके अंदर,
यहाँ से जो हमारी Fe2+ आया था, और ये तो भाई हमारी ये ड्रॉप का की है, वाटर की है, तो यहाँ पे वाटर भी होगा, और यहाँ से आगे हमारी ऑक्सीजन। तो ये तीनों आपस में मिलके Fe2O3.X H2O बना लेते हैं। भाई यहाँ पे Fe2+ यहाँ से निकल कर आया, यहाँ पे भाई वाटर की तो ड्रॉप है ही, तो ये तीनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं भाई, Fe2O3.X H2O, ये बना लेते हैं इस जगह पे। यही हमारी रस्ट होती है। कैसे बनी अभी मैं रिएक्शन बताने वाला हूँ डिटेल में भी। चलो शुरुआत कर देते हैं। देखो भाई हमारी ये एनोड पे ये रिएक्शन हो रही होगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, समझो जरा कि भाई ये जो आपको ऊपर ऑक्सीजन आया है O2, वो किससे रिएक्ट करेगा। देखो आपके नोट्स के अंदर वो जो डायग्राम है नीचे लिखा हुआ होगा ये रिएक्शन, उस आयरन के ब्लॉक के अंदर ही O2 + 4H+4 इलेक्ट्रॉन। ये जो हमारे 4H+ है, अब आप कहोगे ये कहाँ से आया भाई, हमने क्या बताया, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, एसिड, तो एसिड से हमारे H+ आए, और 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए भाई, ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो आपका यहाँ पे आयरन लूज कर रहा है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ से लिए, और ये मिलके क्या बना रहा है हमारा, यहाँ पर वाटर बना रहा है भाई, 2H2O बना रहा है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है भाई। यहाँ पे हमारी H+ था, यहाँ पे H हो गया, तो रिडक्शन हो गया। ये फिर मैं इसकी भी बात करूँ, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन लिए जा रहे हैं, तो रिडक्शन ही हो रहा है। ये आपको दिख भी पा रहा है इसमें, हाँ दिख रहा है सर, हाँ जी। फिर बता रहा हूँ क्या हुआ कि Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, Fe2+ बना। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन थी, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे यहीं पे आए Fe वाली रिएक्शन से, और H+ कहाँ से आए हमारे पे, एसिड जो होगा इलेक्ट्रोलाइट वहाँ से आए होंगे। लो ये भी बता देता हूँ ये एसिड कहाँ से बना भाई। हमने बताया कि हवा के अंदर आपकी कैसी गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह टाइप की गैसेज होती हैं, और हवा में पानी भी होती है, वाटर वेपर। तो भाई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो हमारे वाटर से मिलके क्या बना देगी, वो हमें बना के दे देगी H2CO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, तो इसमें बैकवर्ड रिएक्शन में पॉसिबल है, इसलिए मैंने 2 साइडेड एरो दिखाया। और फिर मान लीजिए हमारे H2CO3 ये टूटा, तो ये टूटा इस टाइप से, इसने हमें एक H+ दिया और एक HCO3- दिया। तो यहाँ पे ये जो आपको नीचे रिएक्शन में H+ दिख रहे हैं, तो वो यहाँ से आ गई। तो हवा में ये जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट बना, तो H+ यहाँ से है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो वाटर बन गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। एक सेकेंड रुकिए। देखिए मैं आपको सारी रिएक्शन लिखवा रहा हूँ। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही होगी फिर, ओवरऑल रिएक्शन अगर रस्टिंग का टॉपिक आ गया तो ये आपको लिख कर आना है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही होगी भैया, ऑक्सीडेशन वाली और रिडक्शन वाली, उन दोनों को आपको मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट का रिएक्शन ऐसे तो निकालते हैं हम। तो भाई देखो रिएक्टेंट की साइड पे क्या क्या है, FeO2 4H+ और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी रिएक्शन में फिर हमारे इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, लेकिन वो दिखने नहीं चाहिए। तो हम ये वाली रिएक्शन को, Fe वाली रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इन दोनों रिएक्शन को अब हम आपस में ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2Fe। इधर रिएक्टेंट में क्या क्या है भाई, O2 है प्लस 4H+ है। अब देखो इधर 4 इलेक्ट्रॉन है और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई होकर प्रोडक्ट साइड में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, जो कि आपके एक दूसरे को ही कैंसिल कर देंगे। तो अब इधर एरो में क्या बचा हमारा, ये 2 × Fe2+, तो 2Fe2+ हो गया, प्लस इधर और क्या बचा प्रोडक्ट साइड में हमारा वाटर है, तो यहाँ पर 2H2O बना।
तो देखो ये हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दिख गया पूरा। ये हमारी मेन ओवरऑल रिएक्शन निकल कर है, जो कि हमारी मेन फर्स्ट रिएक्शन। पहले तो मुझे ये बताइए कि यहाँ तक मैंने जो भी बताया क्लियर है, ये मैं ऐसे बोले जा रहा हूँ? कुछ पूछना हो तो पूछे पहले। ओके, अब आगे आते हैं। अब देखिए इस रिएक्शन के अंदर ये जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, और इसका सेल पोटेंशियल भी हमें गिवन है वैसे तो 1.67 वोल्ट होता है। ये जो हमारी सेल रिएक्शन हुई है, इसका E नॉट सेल इज 1.67 वोल्ट। अब ये जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें आपने क्या देखा कि आपको Fe2+ मिला एज अ प्रोडक्ट। तो Fe2+ लिखा हुआ है नीचे, Fe2+ फाउंड इन द ओवरऑल रिएक्शन फर्दर गेट ऑक्सीडाइज टू Fe3+। तो यहाँ पे जो ऊपर Fe2+ मिला है, ये फर्दर अपने आप को ऑक्सीडाइज करके क्या बना लेगा? Fe3+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा अभी। ठीक है, गेट ऑक्सीडाइज टू Fe3+ बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो हमारी हवा के अंदर ऑक्सीजन है, उससे ऑक्सीडाइज होकर Fe3+ बना लेगा, और फिर उसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट भी कर जाएगा, तो वो बन जाएगा भी हमारा Fe2O3। और फिर वो जो हमारा Fe2O3 होगा, वो हमारे हवा के अंदर मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा और फिर बना लेगा हाइड्रेटेड Fe2O3.XH2। ये तो लिखा हुआ है कि भैया Fe2O+ आयन फाउंड इन द ओवरऑल रिएक्शन फर्दर गेट्स ऑक्सीडाइज टू Fe3+ आयन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन and then combine with it and moisture to form hydrated iron 3 oxide Fe2O3.XH2। ये बना लेगा which deposit on the surface in the form of rust, और वो हमारे आयरन के सरफेस के ऊपर इकट्ठी हो जाएगी एक जंग के फॉर्म में। मैं रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ क्या हुई है यहाँ पर। देखिए, ये जो ऊपर हमारा Fe2+ बना था, वो फर्दर ऑक्सीडाइज होने जा रहा है, मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है O2, और साथ में वाटर भी होगा भी H2O, तो उससे रिएक्ट करके Fe3+ बनना है सिंपल। तो Fe3+ कौन सा बनेगा? वो आयरन के जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गया तो Fe3+ तो हुआ, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके Fe2O3 बन गया, और साथ में यहाँ पे 8H+ रिलीज भी होंगे। तो इसको रिएक्शन को अगर हम बैलेंस कर लें तो भाई इसकी बैलेंसिंग थोड़ी सी याद रखना। भाई ये 4 है, ऐसे तो कर ही लोगे, लेकिन अगर टाइम सेव करना तो याद रख लो, ये भी 4 होंगे और उधर 8 हो गए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, बस सिंपल है बात। ओके, तो ये हमारी दूसरी रिएक्शन हो गई। अब तीसरी रिएक्शन क्या होगी? अब ये जो हमारा Fe2O3 है, अब तो बहुत ही सिंपल है, ये कुछ नहीं बस हमारे वाटर के मॉलिक्यूल से क्या करेगा? कंबाइन होके। मैंने क्या कहा? कंबाइन होके, रिएक्ट नहीं, कंबाइन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आएगा, बस मतलब वाटर के मॉलिक्यूल उसके सरफेस पर आके लग जाएंगे खाली। तो वाटर के मॉलिक्यूल पता नहीं कितने होंगे, वो H2O मान लिया हमने, X है वो, तो वो मिलके उसके साथ Fe2O3.XH2O ये बना लेगा, और ये जो बना इसी को ही हम रस्ट कहते हैं। तो ये हमारा पूरा मैकेनिज्म था रस्टिंग ऑफ आयरन का। फिर अब हम इसका आगे पढ़ते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है, थ्योरेटिकल पार्ट है, 10 मिनट में हो जाएगा। पहले मुझे ये बताइए, ये क्लियर हुआ? इन रिएक्शन में कुछ भी पूछना हो तो आप पूछिए। जी, लगी बात वॉइस साउंड में नहीं आ रही है ना मेरे आपके, आप टाइप कर दो मैसेज। अच्छा ठीक है, मैं समझो कुछ पूछ रही हूँ। चलो उसको हम रख करते हैं, आगे आते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब कोरोजन से कैसे बचा जा सकता है?
देखिए भाई, तो कौन कौन से तरीके हैं कोरोजन से बचने के? तो सबसे पहला आता है हमारा तरीका, इट इज कॉल्ड बैरियर प्रोटेक्शन मेथड। बैरियर प्रोटेक्शन मेथड। तो भी कोरोजन से बचने के जो तरीका है उसमें पहला तरीका आता है हमारा क्या हुआ? नेटवर्क इशू हो रहा है।